जुड़ चुके हैं वापस। कपिल जी, एक बार फिर से स्वागत है। फॉर्म 16 एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कौन कौन सी जानकारी इसमें मिलती है, जरा बताइए। देखिए प्रियंका जी, हमें समझना होगा जितने भी हमारे इंडिविजुअल और सैलरी क्लास लोग हैं उनके लिए फॉर्म 16 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फॉर्म 16 ये बताता है कि उन्हें एम्प्लॉयर से किस किस हेड में क्या क्या इनकम प्राप्त हुई, जिसको सैलरी में उनकी बहुत सारी डिडक्शंस भी होती हैं, एग्जेम्पशंस होती हैं, उनका कुछ ब्रेकअप होता है सैलरी का, वो सारी डिटेल वहाँ मेंशन होती है। प्लस कितना टीडीएस उन्होंने उनका काटा, किस पीरियड तक वो वहां पर एम्प्लॉय थे, ये सारी डिटेल और बहुत सारी अदर डिटेल्स उसके अंदर आती हैं, जिसके थ्रू एक एम्प्लॉय को सहायता मिलती है अपनी रिटर्न एक बेटर तरीके से फाइल करने में, और सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह उसे मिल जाती है। हाँ, बट जरूरी बात यह है कि जब भी एम्प्लॉय को उसका फॉर्म 16 रिसीव होता है उसके एम्प्लॉयर से, उसे जरूर चेक करना चाहिए कि जो उसके अंदर डिटेल दी गई है, स्पेशली उनका नाम, एड्रेस, उनका पैन नंबर, वो करेक्ट होना चाहिए। उनको जो भी सैलरी वहां पे दिखाई गई है कि पूरे साल में उनको एक्सवाइजेड सैलरी मिली है, वो अपनी सैलरी स्लिप से मैच कर सकते हैं, अपने कंपोनेंट मैच कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे डिडक्शन या एग्जेम्पशन दिखाई गई है, क्या उन्होंने जो प्रोवाइड की थी वही वहां पे एग्जेम्पशन है या उसमें कोई डिफरेंस है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है कि एक बार जैसे ही आपके पास फॉर्म 16 रिसीव होता है आप इन सब चीजों को मैच कर लें, क्योंकि फॉर्म 16 एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अगर आप कोई भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उसके अंदर कोई मिसमैच है, तो या तो आप अपने एम्प्लॉयर से इमीडिएटली कनेक्ट करें और वो जो भी गलतियां हैं उनको ठीक करें, और नहीं तो आपको बाद में दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म 16 आपको समय से मिल जाए, आप अपने एम्प्लॉयर से मांगे। जनरली ये जून के लास्ट वीक तक आपको मिल जाना चाहिए। 15 जून गवर्नमेंट एक डेट बोलती है, जिसको इश्यू करने में कई बार एम्प्लॉयर को थोड़ा सा 1-2 हफ्ते का टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। जी, बट ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपको मिले आप उसे मैच कर लें। ओके। अब ये बताइए कि फॉर्म 16 के दो हिस्से होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो इन दोनों में जरा समझाइए, क्या जानकारी मिलती है पार्ट ए में और क्या जानकारी मिलती है पार्ट बी में, इन दोनों का क्या रोल होता है, कपिल जी? तो देखिए प्रियंका जी, पहले हमें समझना होगा कि पार्ट ए और पार्ट बी कहाँ से आता है। तो ये बेसिकली एम्प्लॉयर आपको इशू करके देता है। पार्ट ए एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, एक ऐसा पार्ट है फॉर्म 16 का जो कि एम्प्लॉयर को इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड होता है। एम्प्लॉयर आपकी रिटर्न फाइल करता है आपके बिहाफ पर, और वहां से उसको एक समरी प्राप्त होती है जो बताती है कि पूरे साल में आपके एम्प्लॉय ने इतने टाइम आपके साथ काम किया। उसके अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पैन नंबर, एम्प्लॉयर का एड्रेस, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का टीडीएस नंबर, और उसमें क्वार्टरली बेसिस पे आपका टैक्स अमाउंट और कितनी सैलरी उन्होंने आपको क्रेडिट करी है, ये इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, जो कि एम्प्लॉयर को पार्ट ए इनकम टैक्स पोर्टल से, ट्रेसिस के पोर्टल से, टीडीएस रिटर्न के पोर्टल से डाउनलोड होता है। और वहीं पार्ट बी एम्प्लॉयर खुद से बनाता है, जिसमें वो डिटेल देता है आपकी सैलरी का ब्रेकअप, आप कितनी कितनी सैलरी आपको मिल रही है, उस सैलरी के क्या क्या कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी में हाउस रेंट है, आपकी सैलरी में ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये सारे ब्रेकअप आपको पार्ट बी के अंदर दिखाई देते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, और आपको इजी रहता है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से हेड आपको मिले हैं और उस पर क्या क्या आपको इनकम पे एग्जेम्पशन ले सकते हैं या फिर आपको डिडक्शन मिलने वाली है। इसी तरह से आप देखेंगे फॉर्म 16 के पार्ट बी के अंदर आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या क्या एग्जेम्पशन आपको एम्प्लॉयर ने दी है। वो सारी एग्जेम्पशन का ब्यौरा आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने एम्प्लॉयर को दी थी, फॉर एग्जांपल आपने उनको 80C की इंफॉर्मेशन दी थी कि आप इतनी इतनी आपकी LIC है, या फिर आपका कोई हाउसिंग लोन चल रहा है, या हाउसिंग लोन की इनकम है आपकी, तो ये सारी डिटेल आपकी पार्ट बी के अंदर आती है। प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो पार्ट बी के अंदर होता है, वो एक पार्ट होता है जहां पर एक फिगर आती है जो दिखाती है कि कितना टैक्स पेबल बन रहा है आपका। तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि जो इनकम टैक्स पेबल आपका पार्ट बी में दिख रहा है, वही आपका पार्ट बी में डिपॉजिट हुआ है। अगर वो मिसमैच है, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से इमीडिएटली कनेक्ट करना चाहिए कि ये मिसमैच क्यों है। आपका इसका मतलब अगर पार्ट बी के अंदर टैक्स ज्यादा है और पार्ट ए के अंदर कम है, तो हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर से रिटर्न फाइल करते हुए कोई एरर हो गई हो, जिस वजह से वो आपको नहीं दिख पा रहा है वहां पर, या मिसमैच दिखा रहा है। राइट, तो तो पार्ट बहुत बी में जरूरी हमें है कि टैक्स पार्ट ए पेबल और पार्ट बी को आप दिखेगा समझें।
और वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और अभी जैसे कपिल जी बता रहे थे कि आपको फॉर्म 16 में क्या क्या चेक कर लेना चाहिए, तो एक चेक लिस्ट हमने भी आपके लिए बनाई है। सबसे पहले तो जब आपके पास फॉर्म 16 आए तो उसमें आपको अपना नाम, उसकी स्पेलिंग, अपना एड्रेस, जो आपकी जो निजी जानकारी है उसे जरूर चेक कर लेना चाहिए। पैन नंबर को भी एक बार जरूर क्रॉस चेक करें, और ये देखें जैसा कि अभी बता रहे थे सर कि आपका जो टैक्स पेबल जो बन रहा है फॉर्म ए और फॉर्म बी में ठीक वही लिखा हो, ये एक मैचिंग होना चाहिए। लेकिन फॉर्म 16 के अलावा भी आपको कई और जानकारी की जरूरत पड़ती है रिटर्न भरते वक्त। तो कपिल सर आप ये बताएं कि फॉर्म 16 में तो हमें सिर्फ वो पता चल रहा है जो हमारी सैलरी से जुड़ी हुई जो कंपोनेंट है, और दूसरी बातें भी होती हैं। अगर किसी को किसी ने निवेश किया है उसमें कुछ रिटर्न मिल रहा है, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स रिडीम किए हैं, वहां पे लॉस होता है या गेन होता है, इन सब के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है? वो तो फॉर्म 16 नहीं बताएगा हमें। जी पंकज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। फॉर्म 16 आपको सिर्फ और सिर्फ सैलरी से रिलेटेड आपकी इनकम दिखाएगा, प्लस जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने एम्प्लॉयर को दी है विद रिस्पेक्ट टू आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करी, आपने एलआईसी कराई, मेडिक्लेम किया या कोई हाउसिंग लोन है, ये सब चीजें तो आपको फॉर्म 16 में दिख जाएंगी। लेकिन जितना भी आपका कैपिटल गेन हो रहा है या है कि अभी अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। एक 26A जो पहले से हमारे पास होता था, जिसके अंदर बहुत सारी और इंफॉर्मेशन हमें मिलती थी, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक TIS टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम और AIS एक एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑनलाइन एक्टिव कर दिया है, जिसमें आपकी सभी इनकम, ऑलमोस्ट जो भी इनकम आप कर रहे हैं वो वहां पे आपको रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि अगर आपने कोई शेयर्स और यूनिट्स बेचे हैं तो वो आपको ट्रांजेक्शन वहां पे दिखाई देंगी। अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है किसी शेयर पे तो वो आपको वहां पे दिखाई देता है। आपके अगेंस्ट कोई डिमांड खड़ी है वो भी आपको रिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इवन जो आप प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करते हैं, सेल या परचेज करते हैं, वो भी आपको वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वो आपको बहुत मदद करता है कि आप एक जगह देख सकते हैं कि आपने पिछले साल क्या क्या ट्रांजेक्शन करी थी जो आपको इनकम टैक्स में शो करनी है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत सारी चीजें वहां अभी प्रॉपरली या एक्यूरेटली नहीं दिखती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, हम ये समझते हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट में जितना भी हमें इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। उसकी लिमिट है 10,000 रुपए। अगर आपके पूरे साल में आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर मिला है तो बहुत जरूरी है कि आप उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएं। 10,000 तक की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी और जो एक्सेस पार्ट होगा वो आपकी इनकम में ऐड हो तो क्या जाएगा। ये AIS में या 26AS में हमें मल्टीपल बैंक अकाउंट की जानकारी नहीं दिखेगी, राइट? नहीं, बिल्कुल दिखेगी। देखिए, ओके। AIS और जो भी हमारा TIS है उसके अंदर जहां भी बैंक में आपका पैन कार्ड आपने एक्टिव किया हुआ है, दिया हुआ है, KYC हुआ हुआ है, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जरूर दिखेगी। बट ओके। समटाइम्स क्या होता है कि लेट्स सपोज आपको 10,000 से नीचे का इंटरेस्ट मिल रहा है और आपके पास मल्टीपल बैंक्स है, तो हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन वहां ना मिले। इसलिए आपको जरूरी है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करें और उससे देखकर आप अपना इंटरेस्ट जरूर कैलकुलेट करें। ठीक है। और ये जो भी जानकारी आप बता रहे हैं हमें, गेन्स हुआ, शेयर्स हुआ या फिर प्रॉपर्टी की कोई डीलिंग हुई, ये क्या सब हमारे पैन कार्ड से लिंक्ड है और इसीलिए ये जानकारी सरकार इकट्ठा करके हमें AIS और TIS दे पा रही है? बिल्कुल सही पिंगे जी। होता क्या है कि जितनी भी आपकी म्यूचुअल फंड की या फिर ब्रोकर कंपनी है, उनके ऊपर एक रिटर्न फाइलिंग की कंप्लाइंस है जो वो करते हैं और उसके थ्रू डिपार्टमेंट को आपकी इंफॉर्मेशन मिलती है। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे टोटल ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू दिखेंगी। कैपिटल गेन दिख सकता है, बट आपको चेक जरूर करना है अपने पोर्टल पे लॉगिन करके। आप जिस भी ब्रोकर्स के थ्रू शेयर्स परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वहां से आपको एक एनुअल स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगी जो कि आपका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डिविडेंड वगैरह सबकी इंफॉर्मेशन आपको दे सकती है। ओके, चलिए कुछ लाइव सवाल आने शुरू हो गए हैं। धर्मेंद्र जी का जी। सवाल आया है, थोड़ी देर में लेते हैं धर्मेंद्र जी आपका सवाल। हम उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर फॉर्म 16 में किसी को लगे कि कुछ जानकारी जो है वो एम्प्लॉयर ने गलत भर दी है और ये ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा? उसे क्या सही करवाने का क्या ऑप्शन बचता है किसी के पास? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रियंका जी ये है कि जैसे हमने पहले भी बताया कि जैसे ही आपके पास फॉर्म 16 मिलता है, आप पहले उसे मैच कर लें कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है या जो सैलरी आपको मिली है वो उससे मैच कर रही है नहीं कर रही है। अगर उसमें कोई भी डिफरेंसेस हैं तो आपको इमीडिएटली वो सारे डिफरेंसेस अपने एम्प्लॉयर को बताने हैं। जैसे ही एम्प्लॉयर वो चीजें चेक कर लेगा और उसे पता लगेगा कि गलती उनके पार्ट से हुई है, तो वो अपनी TDS रिटर्न रिवाइज करेंगे और आपको अपडेटेड फॉर्म 16 देंगे।
तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने दोनों फॉर्म 16 संभाल के रखें। अगर आपको अपडेटेड फॉर्म 16 आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले मिल जाता है तो आप अपडेटेड फॉर्म 16 से फाइल करें। अगर इन एनी केस आप पुराने फॉर्म 16 से जिसमें की गलतियां थी उससे अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं, तो हम ये कहेंगे कि आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर लें, जिसका आपके पास 31 दिसंबर तक का टाइम होता है, जहां पे आपको कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी है वगैरह कुछ नहीं लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई एरर हो भी गई है तो चिंता की बात नहीं है, अपने एम्प्लॉयर से अपना फॉर्म 16 करेक्ट कराएं और अपनी रिटर्न को रिवाइज करें। ओके, सो एम्प्लॉयर के पास ये विकल्प रहता है कि वो उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, राइट? रेक्टिफाई करके वो जी वापस हमको देंगे और फिर हम उसके जरिए अपना रिटर्न भरेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल आपकी सैलरी से ही जुड़ी हुई जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके बैंक अकाउंट होंगे या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची, इन सब के लिए आपको जो है अपना 26AS, AIS और TIS वाले फॉर्म जो है वो ज़रूरी हो जाते हैं, उनको ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर किसी के पास फॉर्म 16 नहीं है, उसे फॉर्म 16 नहीं मिला है, तो वो कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे? देखिए प्रियंका जी, कहे कि फॉर्म 16 एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको एग्जैक्ट सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि एम्प्लॉयर ने कैसे कैलकुलेट किया आपका टैक्स। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बताया कि अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जितनी भी सैलरी स्लिप आपको हर महीने मिली है, जी। उन सैलरी स्लिप के थ्रू आप अपने पूरे साल का एक ब्यौरा बनाएं, जिसमें आप देखें कि आपको क्या क्या सैलरी मिल रही है, उसके कंपोनेंट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपोनेंट के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेंगे। और आपको, आपने कितनी LIC करी हुई है, कितना मेडिक्लेम करा हुआ है, तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करके अपना एक एस्टिमेट बना सकते हैं कि कितना टैक्स आपका बनता है। और एम्प्लॉयर ने, क्योंकि अगर फॉर्म 16 नहीं भी मिला है तो आपको 26AS में ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कितनी सैलरी दी है, क्रेडिट हुई है, और उस पर कितना TDS एम्प्लॉयर ने काटा है। जो आप अपना ब्यौरा बना रहे हैं उन दोनों को आप मैच कर सकते हैं। अगर वो मैच हो रहे हैं तो आप अपनी रिटर्न अकॉर्डिंगली फाइल कर सकते हैं। अगर वो मैच नहीं भी हो रहे हैं और ड्यू डेट बहुत नजदीक आ गई है, तो हम ये कहेंगे कि आप अपनी रिटर्न अपने अकॉर्डिंगली जो डाटा बनाए उससे फाइल करें, और उसके बाद अपने एम्प्लॉयर से फॉलो करें कि वो आपको फॉर्म 16 दे। और वो मिलते ही आप अपनी रिटर्न में अगर कोई गैप दिखता है तो रिवाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, और अब कुछ सवाल लेते हैं। दिव्यांशा हमारे साथ नोएडा से जुड़ रही हैं। दिव्यांशा जी नमस्ते, बताइए कैसे मदद करें आपकी? दिव्यांशा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, इनसे हमारी बात नहीं हो रही है, पर इनका सवाल हमारे पास है। इन्होंने हमें व्हाट्सएप किया था ये सवाल, और दिव्यांशा ये जानना चाह रही थी कि इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने नौकरी बदली है, पुरानी कंपनी का फॉर्म 16 अब इन्हें कैसे मिलेगा? या कंपनी खुद भेजेगी या इन्हें कुछ रिक्वेस्ट उन्हें करना होगा कि प्लीज फॉर्म 16 दे दीजिए? कपिल सर। तो पिंकज जी, क्या होता है कि जो फॉर्म 16 देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉयर के ऊपर डाली है। तो चाहे कोई एम्प्लॉय इस समय, जिस समय वो फॉर्म 16 इशू कर रहे हैं आपके एम्प्लॉयर, वो उनके साथ हैं या नहीं, ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि किसी का भी अगर उन्होंने TDS काटा है तो उन्हें फॉर्म 16 इशू करना होगा। और वो खुद से आपके पास भेजेंगे, जो भी ईमेल ID या डिटेल आपकी उनके पास होंगी। लेकिन इन केस आपको वो फॉर्म 16 नहीं मिल रहा है या नहीं मिल पाया है अभी तक, तो आप इमीडिएटली अपने HR डिपार्टमेंट, पुराने एम्प्लॉय के, या फिर वहां पे जो भी आपके कनेक्शन है उनसे कनेक्ट करें और अपना फॉर्म 16 मांगे, आपको मिल जाएगा। ओके, एक सवाल जो लाइव आया हुआ है वो इनफैक्ट फॉर्म 16 पर नहीं है, ITR फॉर्म पर है। ये सवाल मैं लेकिन कपिल सर आपके सामने रखना चाहूंगी। धर्मेंद्र कुमार जी का सवाल है, और धर्मेंद्र पूछ रहे हैं कि इनकी आमदनी होती है, फैमिली पेंशन मिल रहा है, हाउस रेंट है, म्यूचुअल फंड में इन्होंने निवेश किया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट है, और थोड़ा स्टॉक में ये इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और अभी लॉस में है। तो इनके लिए कौन सा ITR सही रहेगा? ITR 1 या ITR 4, इनमें से क्या चुने? देखिए, अगर हम ITR फॉर्म्स की बात करें तो ITR 1 होता है जहां पर आपकी सैलरी इनकम है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, या फिर आपकी पेंशन इनकम है। अगर आपकी अदर सोर्सेज की भी इनकम है, जैसे आपने बताया आपका कैपिटल गेन है या वगैरह, तो आई गेस इसमें ITR 2 आना चाहिए, जो आपको फाइल करना चाहिए। ITR 4 तो स्पेसिफिक आपका अलग के टाइप के केसेस के लिए आता है। ओके, सो इनको टू ITR 2 भरना होगा। ओके, ITR 4 इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और नहीं, ITR आई 1 नहीं होगा या क्योंकि आई गेस आपको म्यूचुअल फंड से भी आय हो रही है यहाँ जी पर, जी हाउस रेंट भी मिल रहा है, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, जिसके बिना पर धर्मेंद्र सर आपको ITR 2 में अपना रिटर्न फाइल करना है, ध्यान रखिएगा इसका।
ठीक है, एक सवाल और आया है लाइव, हम थोड़ी देर में लेते हैं। उससे पहले हमारे साथ एक फोन लाइन पर जो दर्शक है उनका सवाल लेते हैं। राहुल गिरोत्रा, नमस्ते राहुल, बताइए कैसे मदद करें आपकी। मैडम, मेरा सवाल ये है कि अगर कंपनी ने फॉर्म 16 जारी नहीं किया है तो आईटीआर भर सकते हैं? ओके, अगर कंपनी फॉर्म 16 नहीं निकाले तो भी क्या आईटीआर फाइल कर सकते हैं राहुल? कपिल जी। राहुल जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है कि अपना जितना भी आपको आपका सैलरी स्लिप मिला है या जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है कि एम्प्लॉयर ने कितनी कितनी सैलरी, उसका ब्रेकअप क्या है, कितना टीडीएस काटा है, कितना पीएफ काटा है, इसकी डिटेल आपको एक जगह इकट्ठा करनी है। साथ साथ आपको जाना है अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे, वहां से एक फॉर्म स्टेटमेंट है 26A आपको डाउनलोड करनी है। उसमें देखना है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपका कितना टीडीएस काटा है और कितनी सैलरी वो आपके वहां पे दिखा रहे हैं कि क्रेडिट हुई है। इन दोनों को आपको मैच करना है। प्लस आपको जो डिडक्शन आपकी मिलनी चाहिए, फॉर एग्जांपल आप एचआरए अगर कोई कर रहे हैं खर्चा तो एचआरए की डिडक्शन आप क्लेम करेंगे, प्लस आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की क्लेम करेंगे। इन डिडक्शंस को आपको लिखना है। प्लस आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है फॉर टैक्स सेविंग पर्पस, लाइक एलआईसी आपकी होगी, मेडिक्लेम होगा, प्लस इसी तरह से आप हो सकता है आपने हाउसिंग लोन लिया हो तो उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि सैलरी के अलावा जितनी भी आपकी इनकम है, अगर कोई आप शेयर्स में डील कर रहे हैं या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या डिविडेंड इनकम है, वो आपको इंक्लूड करनी है। साथ ही साथ आपको अपने सभी सेविंग बैंक अकाउंट्स का इंटरेस्ट का टोटल करना है। और इन सबको आपको टोटल टोटल करके आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके एक बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर दिया है, वहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नहीं तो आप सीधा आईटीआर फॉर्म भर सकते हैं, वो भी आपकी कैलकुलेशन कर सकता है उसमें, जिसके माध्यम से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऑलराइट, और अब शरद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्ते शरद जी, पूछिए अपना सवाल। जी शरद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। पूछिए अपना सवाल। जी, मैं ये कह रहा कि मैंने अभी अपनी करियर की शुरुआत की है और मेरा सालाना पैकेज जो है वो 8.5 लाख रुपए है। तो मेरे लिए नई टैक्स रिजीम सही रहेगी या पुरानी टैक्स रिजीम? और मैं अभी किसी तरह का ना निवेश कर रहा हूँ और ना ही मेरे पास कोई लोन है। ठीक है, सो ओल्ड वर्सेस न्यू, कपिल जी क्या सजेस्ट करेंगे आप राहुल को? तो राहुल जी, जैसा कि मैं आपकी बात से समझ पाया, आपने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है और आपकी इनकम जनरेट होनी शुरू हुई है सैलरी के माध्यम से। तो हमें ये समझना होगा आपकी सैलरी कितनी है, प्लस आप किस किस तरह की इन्वेस्टमेंट या डिडक्शन अभी आप एलिजिबल हो पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सैलरी के ब्रेकअप में आपका एचआरए है, आपका मेडिक्लेम है या फिर आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, तो उन सब की एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। प्लस आपका जो भी टोटल बनता है उसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। आपने एलआईसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है, एलआईसी आपकी कोई है, आपने मेडिक्लेम लिया हुआ है या कोई और आपकी डिडक्शंस जो आपको मिल रही हैं, इनको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपकी सैलरी आएगी उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने दोनों पुराने और नए रिजिम में। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 8 या 8.5 लाख रुपए है। तो आप कैलकुलेट करेंगे कि आपको पुराने रिजिम में जहां पर आपको एलआईसी, मेडिक्लेम, एचआरए वगैरह की डिडक्शन मिल सकती है, वहां पे आपकी लायबिलिटी क्या आ रही है। प्लस आप नए टैक्स रिजिम में, जैसे आपने बताया अभी नए नए हैं, तो हो सकता है आपने एलआईसी या बाकी चीजें ना करा रखी हो, तो वहां हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कितनी लायबिलिटी है। अगर मैं 8.5 लाख तक की बात करूं तो इसी वित्तीय वर्ष में जो अभी हमारा बजट आया था उसमें मैडम एफएम ने बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिया है कि 7 लाख तक आपकी नए टैक्स रिजिम में कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है। तो हो सकता है कि आपको बेनिफिट नए टैक्स रिजिम में हो, बट आपको दोनों में कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट, तो 8.5 लाख अभी इन्होंने सालाना इनकम बताई है, लेकिन आप देख लीजिए आप किस तरह के निवेश करेंगे। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक पहुंच जाएगी तो शायद आपको जीरो टैक्स देना पड़े न्यू टैक्स रिजीम में। तो वो कैलकुलेशन जो है एक बार आपको बिठा के देखना होगा। नंदलाल मैया जी नमस्ते, आपका सवाल आया बहुत दिनों के बाद, मैं आपको टाइमलाइन में देख रही हूँ। मानी नाइन की खुशी हुई, हमारे पुराने दर्शक हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर एक वित्तीय वर्ष में किसी कर्मचारी ने 2 नियोक्ता के पास नौकरी की हो तो फॉर्म 16 कौन सा नियोक्ता जारी करेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है इनका। तो होता क्या है सर कि जो एम्प्लॉयर जितने पीरियड की सैलरी आपको देगा उतने पीरियड का फॉर्म 16 वही आपको इशू करेगा। अगर आपने मान लेते हैं कि
8 महीने किसी एक एम्प्लॉयर के पास काम किया और 4 महीने किसी एक एम्प्लॉयर के पास, तो आपको जो पिछला एम्प्लॉयर है वो आपको 8 महीने का फॉर्म 16 देगा, और जो आपका अभी करंट वाला एम्प्लॉयर है वो आपको बैलेंस 4 महीने का फॉर्म 16 देगा। इन दोनों को आपको मैच करना है और अपनी जो भी आपके पास डाटा है प्लस इन दोनों से होने वाली इनकम को टोटल करके फिर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है ध्यान रखने वाली कि आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सेकंड एम्प्लॉयर है, जो भी करंट वाले एम्प्लॉयर है, अगर आपने उनको अपनी पुरानी सैलरी की डिटेल दे दी थी तो हो सकता है कि उन्होंने वो सारी चीजें ऑलरेडी कंसीडर कर दी हो और आपका जो सेकंड फॉर्म 16 है वही अपने आप में परिपक्व हो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए। तो वो आपको बहुत ध्यान से चेक करना है कि आपके सेकंड वाले एम्प्लॉयर को आपने डिटेल दी थी और क्या उन्होंने आपकी उस डिटेल्स को अपने फॉर्म 16 में इंक्लूड किया है। तो उन्होंने टीडीएस अकॉर्डिंग नहीं काटा होगा, बट आपको दोनों एम्प्लॉयर अपने अपने फॉर्म 16 देंगे, आपको दोनों को अकॉर्डिंगली अपनी रिटर्न फाइल करनी है। ओके, अगर ऐसे दो फॉर्म 16 जब हाथ में आता है कपिल जी, तो कई बार लोग इस उलझन में फंस जाते हैं कि शायद उन्हें डबल क्लेम जो है वो हो जाता है और टैक्स कहीं ना कहीं ज्यादा या कम हो जाता है। इस बात का अगर मान लीजिए दोनों में ही एटीसी और एटीसी की 1.5 लाख की छूट कंसिडर कर ली हो, तो फिर क्या करना होगा? फिर तो ये मिसमैच हो रहा होगा। देखिए पिंगा जी, उसमें क्या होगा, आपको क्या करना है, दोनों फॉर्म 16 लेने हैं, सैलरी के पार्ट को टोटल करना है, उसमें जो आपको उन्होंने सेक्शन 10 की जो डिडक्शंस वगैरह दी हैं या एग्जेम्पशन जो आपको स्पेसिफिकली दी हैं, वो एग्जेम्पशंस को आपको माइनस करना है। आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि एक ही बार मिलती है आपको, आप डबल ना क्लेम कर लें, वो आपको करना है। फिर आपको जो टोटल सैलरी आपकी बन रही उसमें से आपको एक एक करके अपनी मेडिक्लेम, एटीसी और जितनी भी डिडक्शन है उनको माइनस करना है। फिर जो आपकी टैक्सेबल इनकम निकलेगी उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स जो भी आपका बनेगा उसके बाद टीडीएस का पार्ट आएगा। टीडीएस में आपको ध्यान रखना है, आप दोनों एम्प्लॉयर का टीडीएस उठाएंगे और दोनों को क्लब करेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपकी लायबिलिटी बन रही है या रिफंड बन रहा है। आइडियली दोनों को ऐड करना होगा कि एम्प्लॉयर ए ने कितना काटा, एम्प्लॉयर बी ने कितना काटा, दोनों की सैलरी को भी ऐड कीजिए। फिर उस पर आप जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन या एटीसी जो है सब उसको फिर धीरे धीरे डिडक्ट करते जाइए, राइट? यही करना होगा। ओके, एक लाइव सवाल लेते हैं। नंदलाल जी नमस्ते, आपको भी शुक्रिया, आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल था। पीएम जी का सवाल है, एनआरआई से जुड़ा हुआ सवाल है ये, कि एक एनआरआई को अगर वो इंडिया में रह रहा है और उनकी इंडियन इनकम जो है वो 15 लाख से कम है, तो क्या वो फिर भी एनआरआई माने जाएंगे? कितने दिन रहते हैं इंडिया में तो एनआरआई का स्टेटस शायद नहीं लगता है, मुझे भी इसका कपिल जी आइडिया नहीं है, प्लीज हेल्प कीजिए। यहाँ पीएम करके यूट्यूब का ये हैंडल है जिससे सवाल आया है। देखिए पॉइंट क्या है पिंका जी, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एक नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया में कितने दिन रह रहा है तो उसकी कौन सी इनकम यहाँ टैक्स होगी। हाँ, इसमें उन्होंने कहा इंटरेस्ट फ्रॉम एफसीएनआर एंड एनआरई अकाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस 15 लाख। तो वो जो वहां के स्रोत से जो आए हैं वो नहीं है, ये 15 लाख भारत में हुई है और वो एनआरआई हैं जो भारत में रह रहे हैं। जी जी, तो देखिए इसमें सबसे पहले उन्हें ये कैलकुलेट करना है कि वो लास्ट वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक कितने दिन इंडिया में रहे, जो वो अपने पासपोर्ट की वीजा स्टैम्प से चेक कर सकते हैं। अगर वो इंडिया में 180 डेज से ज्यादा रहे हैं तो उनकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स हो सकती है, ठीक है। और अगर वो 180 डेज या उससे कम रहे हैं तो जितनी भी उनकी इंडिया से होने वाली इनकम है वो यहाँ पर टैक्स होगी। तो उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ये इनकम दिखानी पड़ेगी। इसमें से एनआरई, एनआरओ, इसमें कुछ एक इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, उन सबको उन्हें अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि उनकी लायबिलिटी बनती है कि नहीं, बट इनकम टैक्स रिटर्न उनको यहाँ फाइल करना पड़ेगा। ओके, इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरना पड़ेगा और जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी वो चेक कीजिए, उस अनुसार आप भरेंगे। 180 डेज जो है अगर आप उससे ज्यादा रह गए तो फिर वो एनआरआई स्टेटस उनका नहीं रहेगा, राइट? और अगर 180 दिन से कम रहे तब भी क्या रिटर्न भरना होगा? देखिए जितनी भी उनकी इंडियन इनकम है, जो भी उन्होंने इंडिया से इनकम अर्न करी है, वो तो उनको इन एनी केस अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है इंडिया में और दिखानी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 180 डेज से ज्यादा हो गए तो हो सकता है कि उनकी ग्लोबल इनकम यहाँ पे टैक्स हो जाए। जितनी भी इनकम वो कहीं से भी अर्न कर रहे हैं, किसी भी, चाहे विदेश में कर रहे हैं चाहे इंडिया में कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदरवाइज इनकम टैक्स रिटर्न तो उनको फाइल करना ही है जितनी भी वो इंडिया इनकम दिखा रहे हैं अपनी। ओके,
ऑल राइट, चलिए, आई होप पीएम आपको जवाब मिल गया होगा। अगर कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं अगर हमने कुछ पॉइंट मिस कर दिया है तो। ओके, अयाज अहमद का सवाल लेते हैं। अयाज हमसे पूछ रहे हैं, मैं सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि क्या फॉर्म 16 को किसी वेबसाइट से डाउनलोड करने का कोई और तरीका है क्या? नहीं, माफी चाहेंगे पर पिंका जी, आपने हमें ये समझना पड़ेगा कि फॉर्म 16 सिर्फ आपका एम्प्लॉय डाउनलोड कर सकता है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो 26 ईयर्स में सिर्फ आपको कितनी सैलरी एम्प्लॉयर ने दिखाई कि क्रेडिट करी है और उस पर क्या टीडीएस काटा है। इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो जैसा हमने पहले कहा, आपको जितनी भी इनकम और अपनी जितनी भी सैलरी स्लिप आपके पास है उसे कैलकुलेट करना होगा और अकॉर्डिंगली अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। ओके, सो आई थिंक मुझे भी करेक्ट करना होगा। मैंने भी बोल दिया था कि शायद हम कर सकते हैं डाउनलोड, लेकिन हाँ, कपिल सर से बात करते हुए समझ में आया कि ये पूरा एम्प्लॉयर ही आपको देता है, तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। और एम्प्लॉयर अगर नहीं देगा तो फिर आपको 26 ES, AIS और TIS से हेल्प मिलेगी। ये आप भले ही ट्रेसेस की वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं, लेकिन फॉर्म 16 आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। नहीं ओके, मिलेगा। एक सवाल, क्योंकि ये जरूरी सवाल है, अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का नया ट्रांच आया हुआ है, तो अनिल कुमार जी पूछ रहे हैं कि क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है या नहीं। तो ये तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सबसे अच्छी बात यही है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ लॉक इन पीरियड फॉलो करना होगा, राइट कपिल जी? आप बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी। मैं थोड़ा सा उसको स्किप कर रहा हूँ कि लॉक इन पीरियड क्या है। ओके, 3 साल या 5 साल यस, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, confusion- लेकिन एक्चुअली वो है तो पूरा जो है वो उसका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का 5 साल के बाद ही वो जो है 5 नॉन साल के बाद ही टैक्सेबल होता है है। जनरली। Yes. तो दैट वो हमें एक पार्ट चेक करना पड़ेगा। मैं आपको शो के बाद उस पर अपडेट करूंगा। ओके, ओके, राइट, नो प्रॉब्लम अनिल जी। इनफैक्ट आपने अब बता दिया कि हमें इस पर एक शो करना चाहिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर कैसे टैक्स लगता है। ओके, आज का शो यहीं पर रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच कपिल सर, आपने वक्त निकाला। इंटरनेट ने बहुत परेशान किया, लेकिन हमने बातचीत पूरी कर ही ली।